अब इसमें कॉम्पिटिटर्स की बातें आ गई, तो इसका उसके बिजनेस में कोई कोई इंटरवेंशन नहीं है, इससे उसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा बोल रहा है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैज आस्क्ड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर द गुड्स दे सप्लाई फॉर द बी नेगोशिएट एंड एडजस्टेड टू द इन्फ्लेशन, मतलब देयर इज एन इम्पैक्ट, बिकॉज अगर आपने कहीं पे इन्फ्लेशन क्लोज डाल के रखा है कॉन्ट्रैक्ट में और प्राइस अगर चेंज हो गई है, तो आपका जो बजट था और अभी जो एक्चुअल आने वाला है इसमें आपका फर्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इट हैज अ इम्पैक्ट। फिर बोल रहा है कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अगर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ इम्पैक्ट ऑन द एक्चुअल एज वेल एज द प्लांट, बिकॉज तो उसने प्लान किया था इफिशिएंट एम्प्लॉयज के बेस पे, बट अगर वो एम्प्लॉय अब नहीं रहेंगे देन ही विल हैव अ प्रॉब्लम। इसका मतलब होगा कि इस सारे सिचुएशन में बी इज द राइट आंसर। तो बी अगर जिसने भी लिखा होगा उसका जो है राइट आंसर बन गया। तो बी मैं बता दे रहा हूं किसने किसने लिखा था। बी जो है वो है राइट आंसर। अब बी किसने लिखा था, बी लिखा था यशवंत ने, करेक्ट, कमाल भाई ने, सारा ने, रोशन भाई ने और तौहीद भाई ने गलत लिखा। ठीक है जी, चलिए। तो आपने जब आंसर करते होते हैं तो यू हैव टू थिंक इन दिस वे कि रियल में उसका क्या इम्पैक्ट है। क्वेश्चन में लिस्ट इम्पैक्ट पूछ रहा है, लिस्ट का मतलब एकदम कम से कम इम्पैक्ट। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement concerning the approach for the budget development is correct, यानी बजट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसमें का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि द ऑथोरेटिव बजट जो है, ऑथोरेटिव अप्रोच फॉर द बजट डिस्करेज द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन लोन। तो ये डिस्करेज नहीं करता है बल्कि इट्स इनकरेज करता है। तो ये लाइन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, तो हम इसको कट कर दे। बिकॉज कोई आदमी मेरे को बताएं कि किससे, मतलब दो डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताइए, कोई भी एक आदमी 1 मिनट का आंसर दें प्लीज। इसके अंदर तो ए के अंदर नहीं नहीं, ऑथोरेट दो टाइप के जो बजट्स होते हैं, दो टाइप की जो बजट के डेवलपमेंट के अप्रोच होते हैं, दोनों पे एक एक लाइन ब्रीफ देना था। टॉप डाउन बॉटम डाउन अप्रोच, और दोनों के फीचर तो नाम बता रहे हैं, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ऑथोरेटिव अप्रोच के अंदर टाइम लिमिटेशंस होती है कि उसे उस टाइम के अंदर कंप्लीट ही करना है। पार्टिसिपेटिव बजट के अंदर जो है उसकी जो क्वालिटी है उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करके चला जाता है। उसमें जो है ऑथोरेटिव नहीं होता, उसमें टाइम को अप डाउन किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होता है वो। अब ये बोल रहा है टू प्रिवेंट द एम्बिग्यूटी वंस डिपार्टमेंट बजट गोल हैज बीन डेवलप्ड दे शुड रिमेन फिक्स्ड इवन द सेल्फ फोरकास्ट अपॉन व्हिच दे बेस्ड प्रूव्स टू बी रॉन्ग। तो ये भी गलत है क्योंकि अच्छा बजट का तो ये नेचर होना ही नहीं चाहिए। बोल रहा है द आईटी अवेलेबल द रोल ऑफ बजट एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी डिवाइस हैज बीन डिक्लाइन। ये होने का ही नहीं उसका। जो इंफॉर्मेशन के थ्रू, जो आईटी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जाने चाहिए उसने ही डिक्लाइन कर दिया, जबकि बजट जो है वो क्या है, बजट इज अ टूल टू कम्युनिकेट। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये सबसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले के पास डिटेल्ड नॉलेज होता है और वो जो है अपना नॉलेज को यूज कर पाते हैं। दे शुड यूज दिस इंफॉर्मेशन एज अ बजटिंग ब्लॉक्स फॉर द ऑपरेटिंग बजट्स। बजटिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन से ही जाके वॉल बनता है।
ठीक है, तो इसका मतलब है 2 का डी। तो 2 का डी किनका किनका था देख ले। डी यशवंत का सही था, डी ताहिर का सही था, ठीक है, वहीद भाई का गलत है। तो इनका सारा ने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो एम्प्टी चला गया। ठीक है, तो ये सही गया, ये भी सही गया। अब आइए 3 पे आते हैं, जबकि आपके सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज चेक हो रहे हैं। उसके बाद बता रहा है कि वन अप्रोच फॉर डेवलपिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो हम लोग डेवलपमेंट करते थे उसका एक अपना सा कुछ मेथड्स भी था, जिसमें हम वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड के बारे में डिस्कस किया था, फिर हम हिस्टोरिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर बेंचमार्किंग के बारे में डिस्कस किया था। इनकॉर्पोरेट्स one approach for the developing the incorporate communications, bargaining, interactions among the product line manager, the immediate supervisor for whom the standards are being developed, the accountant and the engineers before the standard are accepted by the approach. This approach is best described as what? तो देखिए इसमें सारे के सारे बंदे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इस बजट को क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे। क्योंकि और बाकी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये बोल रहा है इंजीनियरिंग अप्रोच, ऐसा तो कोई अप्रोच नहीं होता। इम्पोज्ड अप्रोच, ऐसा कोई अप्रोच नहीं होता। इधर या ऑथोरेटिव होना चाहिए था, नहीं तो पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए था। ऑथोरेटिव इसलिए नहीं होगा बिकॉज की ऑथोरेटिव ऑलवेज कम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, but participating since all kind of the peoples, all kind of line managers are getting involved, तो इसीलिए इसको बोलेंगे participating। तो ये भी डी आया। अब इसमें गलत किसका नहीं है? ठीक है जी, आइए अब आते हैं 4 पे। बोला when compared with the ideal standard, जब आइडियल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड को जब हम कंपेयर करते हैं तो पहली बात तो हमको ये बता दें कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। कोई आदमी मेरे को छोटा सा एक डिफरेंस बता सकते हैं क्या? आठ घंटा हम पढ़ाई कर सकते हैं, दैट इज आवर आइडियल। पर 8 घंटा में जो थोड़ा सा जो डाउन टाइम होता है, जो सोने का, उठने का, बाकी जो काम करने का, उसको माइनस करने के बाद जो होता है दैट इज द प्रैक्टिकल। ठीक है ना? तो ये जो होता है ये सेट करने का रीजनिंग क्या होता है, क्योंकि इनसे उनको क्या मिलता है? इट्स अ बेटर मोटिवेटिंग टारगेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल। उसके बाद जबकि यहाँ पे बोला प्रोड्यूस लोअर यूनिट कॉस्ट, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब ये दो कंपेयर किए जाते हैं तो एक्चुअली दिस इज कंपेयर टू चेक द इफिशियंसी कि आप कितना इफिशिएंट हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 7 घंटा प्रैक्टिकल हुआ, अब आपने ये प्रैक्टिकल आवर्स है तो इससे आपकी इफिशियंसी मेजर की जाती है। तो ये एक तरह से मोटिवेटिंग टूल है। तो आई बिलीव 4 का डी जो है सबने लिखा है एक्सेप्ट अनस भाई ने। चले अब लिख रहा है जूरा कॉर्पोरेशन इन डेवलपिंग द स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर currently one of the material component is purchased for 36.45। तो अभी उसको परचेज किया। It is expected that the component cost will be increased by 10% and the price could range from 38 to 44 depending on the quantity purchased। The appropriate standard क्या होना चाहिए, इसके लिए appropriate standard क्या होगा? तो सबसे पहला बोल रहे हैं कि हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे एक्चुअल कॉस्ट प्लस 10%। तो ये आपको नहीं लगता कि ये ओपन एंडेड आंसर है, इसमें आप कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी सेट एज अ एग्जाम्पल। फिर बोल रहा है लोएस्ट प्राइस एंटिसिपेटेड इन द रेंज बिटवीन द प्रेशर एंड कीप द प्रेशर्स, दैट इज अगेन गोइंग टू बी द रॉन्ग वे ऑफ कीपिंग द स्टैंडर्ड।
फिर बोल रहा है कि कीप द हायर सो दैट ही विल हैव द लिबर्टी, नहीं, उसको जो स्टैंडर्ड वही रखना पड़ेगा जो एक अग्रीड प्राइस है. Even though there is a chances for increase of 10%, but he has to come a conclusion with some agreed amount. Then only he can set the, because he has to give the quantitative information. बजट का एक सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है पता है? क्वालिटेटिव चीजों को वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता, वो सिर्फ क्वांटिटी, नंबर, जिस चीज को आप क्वांटिफाई करोगे वही सिर्फ बजट में इनकॉर्पोरेट होता है. तो आपका आता है 5 का डी. तो 5 का डी ताहिर साहब इज ओके, 2 सही 3 सही, ठीक है. 6 पे आता है हमारा, which of the following will allow a better use of standard cost and variance analysis to improve. ठीक है, तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा कोई एक बता दे कि वेरिएंस एनालिसिस में जनरली हम करते क्या हैं. वेरिएंस एनालिसिस में प्राइस वेरिएंस, रेट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस. तो it is difference between actual and standard, actual and budgeted, actual and budgeted, है ना. तो वो कंपैरिजन ही वेरिएंस एनालिसिस की स्टडी है. और वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट है. ठीक है. टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, तो पहले बोल रहा है कंपनी डज नॉट differentiate between the fixed and variable in calculating the overhead variance. बोले गलत है, क्योंकि दोनों की वेरिएंस की टेक्निक्स डिफरेंट है, दोनों के वेरिएंस की टेक्निक डिफरेंस है, तो ही कैन नॉट डू दिस. बोल रहा है बी यूजेस द प्रायर ईयर्स एवरेज एक्चुअल कॉस्ट एज अ करंट ईयर स्टैंडर्ड्स. नहीं आएगा प्रायर ईयर का, बट यहाँ पे बोला है आ सकता है इफ यू आर यूजिंग historical database to set your standard, because जब आप स्टैंडर्ड सेटिंग कर रहे थे तो वहां पे 4-5 था जिसमें एक हिस्टोरिकल डेटाबेस पे आप स्टैंडर्ड सेटिंग कर रहे थे. ठीक है, बट उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो यूजेस द प्रायर ईयर एवरेज एक्चुअल एज द करंट ईयर स्टैंडर्ड, बट ये उतना एक्यूरेट नहीं है. बट अगर ये डी अगर इंफॉर्मेशन में नहीं होता तो बी कुड बी द आंसर, बिकॉज स्टैंडर्ड सेटिंग का जो फॉर्मेट्स जो मेथड्स है उसमें वन ऑफ द मेथड है हिस्टोरिकल डेटा. उसके बाद बोल रहा है सी इन्वेस्टिगेट ओनली द नेगेटिव वेरिएंस. देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोल के एक रूल है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि कुछ भी एक्सेप्ट हुआ ना रूल से, कुछ भी या तो ऊपर या नीचे, या तो ऊपर या नीचे. ठीक है, आप गाड़ी 180 पे चलाओगे तो भी मिस्टेक है, और अगर 80 के रोड पे 50 पे चलाओगे तो भी मिस्टेक है. तो उसने बोला है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेज दैट कि आपका कुछ भी वेरिएंस है यू हैव टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक जगह पे आपको फेवरेबल दिख रहा हो, इफ यू डोंट इन्वेस्टिगेट तो दूसरे जगह का जो निगेटिव वाला जो पार्ट है वो ओवरलुक्ड हो जाएगा. वो वहां पर क्या हो जाएगा, एक बंदा पेनलाइज्ड हो जाएगा, उसके ऊपर आदमी स्ट्रेस दे देगा और उसको बोलेगा इट्स योर मिस्टेक. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू टेक सम इन्वेंट्री एंड इफ इट इज ऑफ द सब स्टैंडर्ड प्राइस, तो 10 रुपए का बजट वाला आइटम आपको 8 रुपए में मिल जाएगा. बट व्हेन इट्स कम्स टू द फैक्ट्री यूजेज वेरिएंस में क्या हो जाएगा, एडवर्स आ जाएगा. तो अगर मैनेजर प्राइस वेरिएंस नहीं निकालेगा तो ही थिंक दैट कि वो जो बंदा प्रोडक्शन में बैठा है ही इज नॉट इफिशिएंटली मैनेजिंग द प्रोडक्शन, सो द इंप्रेशन विल गो रॉन्ग. So he cannot do the only investigation for the negative, he has to do the investigation for all kind of variance, whether it's negative or positive, and that concept is called the management by exception. Now आता है बात कंपनी डी का constantly revise standard to reflect the learning curves. So इसलिए ये जरूरी है, this gives the better
बिकॉज ये यहाँ पे बोला है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा. तो इफ यू आर गिविंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस देन यू हैव द रियल सिनेरियो. तो 6 का डी अगर आंसर है तो सही है. ठीक है, अब बात आती है 7 पे. भाई मैंने सी और डी किया था. ऐसे नहीं चलेगा भाई. तो भाई उसे डी कर दे. नहीं सी नहीं क्यों करता यार, ये तो गलत है वो हम लोगों ने लॉ पढ़ा है यार, ये क्या बात है भाई. मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा भाई. हूँ. लॉ के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे आप बच सकते हो तो बचा के ले जाता है आपको. तो जब सी और डी है तो सी हटा के डी कर दे भाई. लेकिन लॉ बहुत, हम भी, मेरा भी 9 पेपर लॉ था इत्तेफाक से. ओ भाई, तेरा अधूरा है मेरा पूरा है, इसे डी कर. एक्चुअली लॉ का रूल भी था लेटर द बेटर. ठीक है. यस. हाँ तो वो वाला हम, बट मैं चाह रहा था किसी तरह घुमाऊं, गुमराह करूं, कानून गुमराह करना चाहते थे. तो ये आफ्टर परफॉर्मिंग अ थॉरो स्टडी ऑफ मिशिगन कंपनी. ये और तो मिशिगन की डेफिनेशन पूछ रहा है, ये तो इसके अंदर के क्या फिलॉसफी है. तो मिशिगन कंपनी ऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट परफॉर्म दी लेबर स्टैंडर्ड्स एंड का उसने an independent consultant determined that the firm's labor standard were probably too tight, which of the following fact would inconsistent with the conclusion. अब वो कोई बंदा से आपने एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया तो वो आके बता रहा है कि देखिए आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना वो इतना ज्यादा ये है कि उसमें टाइट है, इतना ज्यादा कि आपके जो वेरिएशंस या बाकी जो चीजें हैं वो उसके साथ ये नहीं हो पा रही हैं. Which of the following fact would be inconsistent with the consultant? तो इसमें से कौन सा फैक्ट है जो इस वाले लाइन के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाए, इस वाले लाइन के साथ वो हो जाए, वेरी कर जाए. तो बोल रहा है अ रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस रिवील दैट प्रेजेंस ऑफ मेनी अनफेवरेबल इफिशिएंसी वेरिएंसेस. तो अगर स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा अगर ये रहेगा, टाइट रहेगा, तो वहां पे जो है अनफेवरेबल होने की भी चांसेस है क्योंकि आपने रूम नहीं रखा है जहां पे चीजों को आप पॉजिटिवली ले सको. So this is not coming as a inconsistent. This may be the reason. This is supporting his conclusion because he is saying that कि आपने स्टैंडर्ड ही इतना टाइट रखा हुआ है कि वहां पे कोई भी इफिशियंसी इंप्रूव होने का चांसेस नहीं है. तो जितना आपने 10 ऐसा रख दिया जबकि बंदे काम ही 8 पे आके कर रहे हैं, काम ही 9 पे कर रहे हैं, तो ये लाइन उसके कंक्लूजन के साथ मैच हो रही है. दूसरा बोल रहा है कि उसने चूंकि यहाँ पे बोल दिया कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो ही प्रॉपर नहीं है, जब आपकी बजट प्रॉपर नहीं है तो इट कैन नॉट बी सेड दैट इट्स अ बिल्ड डिफाइंड एंड बॉटम ऑफ फिलॉसफी. व्हेन इट इज कमिंग टू टाइट इट मींस ही नेवर हैव डन द, he has not consulted with the people who are working there. उसका जो मनाया इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथोरिटिव बजट. वहां पे नीचे वाले से कुछ कंसल्टेशन नहीं लिया, जो उसको लगा उसने सेट कर दिया, हो गया, बात खत्म. तो इसका इफ दैट इज टू टाइट इट मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल्स हु आर वर्किंग डाउन. तो दिस लाइन इज एक्चुअली इनकंसिस्टेंट विथ हिज कंक्लूजन. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है नोटेड द मिनिमल इंसेंटिव हैज बीन पेड इन द रिसेंट ईयर. आई डोंट नो, उसके कंक्लूजन में हो सकता है प्रोडक्शन सुपरवाइजर फाउंड द सेवरल सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन इन मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम with short-term increase on output being followed by the rapid sustained decline. Several significant, तो
ये जो टू टाइट के साथ ये भी मैच हो सकता है, बट दिस इज नॉट मैचिंग। रीजन, क्योंकि ये जब टू टाइट वाला है इसका मतलब ये है कि वो बॉटम अप अप्रोच नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच लगाया है। तो 7 का आंसर बी जिसने भी लिखा होगा, भले बिना पढ़े भी लिखा, सही है। तो रोशन भाई का बी या डी लिखने में गलती हुआ लग रहा है। 8 का बोला गया है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू द मैनेजर ऑफ द फॉर्म्स टेनिस बॉल लाइन एंड द टेनिस बॉल मशीन ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि दो बंदे को वो इंटरव्यू ले रहा है। एक तो जो टेनिस बॉल का ये है, बॉल लाइन का जो मैनेजर है उसका ले रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जो मशीन ऑपरेटर है उसका ले रहा है। ठीक है, बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव इज टू डिफाइन द कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर ईच ऑफ दीज पार्टी बिलीव दैट द बेस्ट स्टैंडर्ड कुड बी अचीव एज्यूमिंग नथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब वो बंदे को बुला रहा हो, ओ साथ में मिलके काम करेंगे। इसका मतलब ये कौन सा अप्रोच है जी? ये अप्रोच कहलाएगा पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि जब बंदे को बुला के काम होता है ना तो काम उसको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। तो ये सही आया, उसके बाद ये सही है और बाकी गलत गया। आ जाइए 9 में आप बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू इंट्रोड्यूस स्लैक। एक का आंसर क्या है? पार्टिसिपेटिंग। पार्टी देखिए आइडल स्टैंडर्ड और करेंटली ना सीधी पार्टिसिपेटली आइडल स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये लाइन बोल के कंफ्यूज कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, या तो पार्टिसिपेटिंग होगा नहीं तो ऑथोरेटिव होगा, खत्म। वो करेंटली अटेनेबल, नॉन अटेनेबल ऐसा नाम ही नहीं है। वो जैसे ऊपर दिखाया ना कि वहां पे भी एक बार बेवकूफ बना रहा था। ठीक है, आदमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, हाँ अटेनेबल है, सही जा रहा है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू इंट्रोड्यूस द स्लैक। अब छोटा सा सवाल आता है कि स्लैक से आप क्या समझते हैं? तो स्लैक से मतलब ये होता है कि आपने बजट अचीव करने के लिए या तो आपको कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या तो आपको ये घटाना पड़ेगा, रेवेन्यू घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अचीव में आपको दिक्कत लग रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर बेसिकली जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं मिडिल या लोअर लेवल के मैनेजमेंट को। इसकी ये रीजनिंग होती है कि जब इस लेवल पे इंफॉर्मेशन जाए तो ये सारे इंफॉर्मेशन खत्म हो, स्क्वायर्ड ऑफ हो, क्योंकि वो लोग हमेशा बिलीव करते हैं हायर लेवल इंफॉर्मेशन पे, इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट या बजट कमेटी। ठीक है, तो ये मिडिल या लोअर लेवल जो ऑपरेशन के हेड्स होते हैं, दे एक्चुअली डू द स्लैक्स, वो इंसर्ट करवाते हैं, वो अप्रूवल करवाते हैं। तो 9 का डी अगर किसी ने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 9 का डी यहाँ पे दिख रहा हमको, यहाँ पे दिख रहा और यहाँ पे दिख रहा। 10 जो है ना वो फोटो बेस्ड सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ ये बताना था कि आपको सीक्वेंस बताना। ये फोटो बेसिस वाला सवाल था, जो पुराना वाला हम लोग का एक डायग्राम था, मास्टर डायग्राम, उसके ऊपर से ये सवाल आया था। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ सीक्वेंस को सेट करना है। क्या करना है जी? सीक्वेंस को सेट करना है। तो सबसे पहले क्या है, आप अपने जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं आप पहले उसको चेक कीजिए। तो ये काम पहला। फिर दूसरा काम क्या होगा जी आपका? स्ट्रेटेजिक गोल बनाइए। जब ये 2 काम हो जाएगा तो फिर हमने क्या करनी है? हमने करनी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमने क्या बनानी है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये होता है तीसरा काम। फिर चौथा काम होता है क्या?
मास्टर बजट बना दे, सॉरी शॉर्ट लॉन्ग टर्म हो गई, फिर उसके बाद आप जाएं शॉर्ट टर्म प्लान बनाए, यानी कि लॉन्ग टर्म यानी 5 इयर्स प्लान, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म में यानी 1 ईयर प्लान। फिर जब ये चीजें हो जाएगी तो बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन फिर आप मास्टर बजट बनाइएगा। तो ये एक्चुअल में इस तरह से इसका फ्लो था। तो जिसने भी इसका सी आंसर करा होगा वो सही होगा। तो सी जो है ये आएगा सी, ये है सी, ये है सी, यहाँ है ए, यहाँ है सी। तो ये आपकी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ले भाई साहब लोग। तो जब तक भाई साहब जी भाई साहब बोले, आप मेरे एक बी को जो है वो कर रखा है, कौन सी वाली बी है बोलिए ना, हम सही कर देना। 8वें वाले को, 8 और 9 को। 8 और 9 सही है, येलो कर देंगे, येलो येलो डर्टी फेलो। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये सी सबकी सही है नहीं जी। तो ये यशवंत भाई आपका 1 2 3 4 5 सही हुआ। ऐसा ही है ना? जर्नल में करो। जनरल में कर दिया तो भी नहीं आएगा नंबर है। और एक बार टाइप कर लो जनरल के बाद। ठीक है भाई, मैं इसको परसेंटेज में ले गया। हाँ भाई ताहिर भाई, आपके कितने सही हुए जी? 8 है ना? यस सर। तो 8 आपके सही हुए। तो ये आ गया 8/10 परसेंटेज। गायत्री आपका 3 4 5 1 2 3 4 5 90। 1 2 3 4 5 तो ये इसके बाद रोशन भाई के इतने गलती कैसे हो गए? भाई मेरे तो सारे सही आ रही है। ये डी भी सही है क्या? अच्छा अरे यकीन नहीं हो रहा ना भाई। साला कभी ना कभी तो स्टडी स्टार्ट करी, वही तुमने तुमको क्या। उसके बाद रोशन भाई का 1 2 3 4 5 50। तौहीद भाई का कितना बना? 70। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें ताहिर भाई का, तौहीद भाई का और कमाल भाई का। कमाल भाई नहीं वो कमाल भाई मेरे साथ क्लास 2 में साथ से हम लोग पढ़ रहे हैं।